फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है कुमार भैया। भैया दिल्ली से बिलोंग करते हैं। भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और लगभग 4 महीने में पूर्ण रूप से भैया ठीक हो गए। ग्रेड 4 का फिस्टुला था, जिसके आप MRI रिपोर्ट देख सकते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द फिस्टुला ट्रैक इज अबाउट 6.7 सेंटीमीटर एंड इसमें बहुत सारे और ब्रांचेस थे। ये ग्रेड 4 का फिस्टुला था। एक ये अकॉर्डिंग टू यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रेशन में ग्रेड 4 का फिस्टुला। ग्रेड 4 का फिस्टुला का मतलब ही होता है एक ट्रांसइन्फिनिटिव फिस्टुला, यानी जब दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए और उसके बाद जब उसमें एक नई ब्रांच बने या उसमें कोई कैविटी एसोसिएटेड हो जाती है तो उसको हम ग्रेड 4 का फिस्टुला कहते हैं, जिसके बारे में हमने कई सारे वीडियोस पहले भी बना के अपलोड कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात है, भैया का छारसूत्र से ट्रीटमेंट किया, 4 महीने में भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए। आफ्टर 2 मंथ यानी ठीक होने के 2 महीने बाद भी आज हम उनको देख रहे हैं तो भैया को कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिला है जिसमें इनको दोबारा हुआ हो या रिकरेंस हुआ हो। भैया से खुद जानना चाहेंगे कि मतलब इन्होंने छारसूत्र को मतलब इनके पहले क्या इनका अप्रोच था और बाद में इन्होंने क्यों छारसूत्र को ही चुना। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भैया हर हफ्ते आते थे चेंज कराने छारसूत्र, क्योंकि दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर से ये आते थे और कई बार बाया बस भी गए हैं, मतलब ट्रेन नहीं मिले तो बस के द्वारा भी यहाँ से गए हैं। तो लोगों का कहना ये मन में सोचते हैं कि छारसूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होगी, छारसूत्र बनवा लेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। भैया ने इन 4 महीनों में पूरा अपना जॉब ज्वाइन करके रखा। हर हफ्ते आते थे, छारसूत्र चेंज कराते थे और इनको बिना किसी बहुत ज्यादा पेन के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी आपको पेन किलर के इंजेक्शन लेना पड़े। नहीं। तो भैया थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस जो छारसूत्र के प्रति आपके हैं। एक्चुअली मेरा ये जनवरी में डायग्नोस हुआ था कि ये फिस्टुला है। तो मैंने एक लोकल में ही दिखाया था, बट वहाँ पे एक बार ओपन सर्जरी INT हुआ था, बट उससे सही नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि लेजर करवा लीजिए। तो मैं लेजर जाके करवाया, लेकिन 3 मंथ के आसपास हो गया, उससे पस निकलना कभी भी बंद नहीं हुआ और जो सिम्टम पहले था वही सेम सिम्टम रिकरेंस हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब के द्वारा मैंने संजीत सर को देखा और काफी सारे पेशेंट का रिव्यू भी मैंने पढ़ा गूगल पे, सारे का पॉजिटिव फीडबैक था। और काफी एनालिसिस के बाद मैंने सर को सिलेक्ट किया कि नहीं, छारसूत्र ही करवाने से फायदा है। क्योंकि मेरे घर में 2 आदमी को पहले भी हुआ था तो उन्होंने भी छारसूत्र ही किया था, बट वो दिल्ली से नहीं थे, वो अपने मतलब मेरा घर बिहार पड़ता है तो बिहार से वो करवाए थे, रांची से। तो उन्होंने बोला कि जो भी लोकल में है छारसूत्र डॉक्टर, जो भी बढ़िया एनोरेक्टल सर्जन है उनसे जाके मिलिए। तो मैंने संजीत सर से मिला, इनका काफ़ी अच्छा रिव्यू था। उसके बाद मैंने लखनऊ आया और यहाँ पे 10 जून को मेरा लाइगेट हुआ था छारसूत्र, और उसके बाद मेरा अभी आके पूरा छारसूत्र भी निकल गया और काफ़ी मतलब पहले की तरह ही मैं फील कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैसा सिम्टम वहाँ पे नहीं पस निकल रहा है, नहीं कोई पेन हो रहा है, सारा कुछ एज यूजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हर हफ्ते बस के द्वारा आता था दिल्ली से लखनऊ और यहाँ से छारसूत्र चेंज करवा के फिर मैं उसी दिन वापस हो जाता था और शाम तक मैं दिल्ली पहुँच जाता था। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि छारसूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, अपनी जॉब नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि अपनी जॉब को आपने छोड़ा हो? नहीं, मेरा एक दिन भी जॉब जो है वो मिस नहीं हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ऑब्वियसली IT सेक्टर में। तो मैं फ्राइडे नाइट को निकलता था और सैटरडे यहाँ पे लाइगेट करवाता था, फिर रिटर्न में दिल्ली चला जाता था। तो वैसा कोई दर्द मुझे महसूस नहीं हुआ। और जिस दिन छारसूत्र लाइगेट होता है उस दिन एकदम माइनर पेन होता है जो कि आप सहन कर सकते हो। वैसा कुछ नहीं कि आप नहीं बैठ पाओगे या नहीं चल पाओगे, वैसा कोई सिम्टम नहीं है। क्योंकि भैया IT सेक्टर में है, इनका कंप्यूटर इनको दिन भर बैठना रहता है। कई बार मैंने सुना है कि छारसूत्र लाइगेट करने मतलब बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते, पैदल मतलब आपको बैठ नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या करना होता है, आपको सुबह शाम इस फिस्टुला ट्रैक की क्लीनिंग करनी होती है। जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि जैसे कैथेटर हम लोग बताते हैं कि इसका प्रयोग करके आप जब भी, क्यों भाई आप भी सुबह शाम करते थे? घर पे आपकी वाइफ ही करती थी? हाँ, है ना, वाइफ ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसको इस डिवाइस के थ्रू उसके फिस्टुला ट्रैक पे भी इसमें ऑयलिंग कराते हैं। और सुबह लैट्रिन जाने से पहले या तो जात्यादी तेल या पहलवान तेल आप उसको गुदा मार्ग में जब लैट्रिन राशन डाल देते हैं तो लैट्रिन आराम से फिसल के बाहर आ जाती है। और जब इससे हम उसकी धुलाई कर देते हैं तो फिस्टुला ट्रैक में कोई भी वहाँ पे ना तो डेड टिश्यू रहते हैं, ना वहाँ बैक्टीरिया रहता है, ना फॉरेन पार्टिकल रहता है। और मैंने देखा है कि मल द्वार की बीमारी में, चाहे वो आप फिस्टुला का ऑपरेशन कराइए, चाहे पाइल्स का कराइए, चाहे फिशर कराइए, आपने देखा होगा कि बहुत रेयर होता है वहाँ पे उसकी मतलब सुचरिंग की जाती है, यानी उसको सिला जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अगले दिन लैट्रिन जाएंगे
अगर वहाँ पे सुचरिंग कर दी गई है या बहुत ज़्यादा उसमें अगर वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है तो उसमें लैट्रिन के टुकड़े चले जाते हैं। अब लैट्रिन के टुकड़ों में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसी पोस्ट केयर मैनेजमेंट यानी ऑपरेशन के बाद अगर आपने पोस्ट केयर मैनेजमेंट में कोई भी ढिलाई की, यानी मल त्याग के बाद अगर आपने उस फिस्टुला ट्रैक या जो पाइल्स है कहीं भी अगर आपने उसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं की तो आपको रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दोबारा होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि मलद्वार की बीमारी है, लैट्रिन आपको अगले दिन जाना है, वहाँ पे गंदगी रुकेगी। अगर गंदगी रुकेगी तो आपको मतलब वहाँ पे पस बनेगा ही बनेगा, यानी इन्फेक्शन होगा ही होगा। जब इन्फेक्शन होगा तो या तो नया ट्रैक बनेगा या तो दोबारा बीमारी उभर आएगी। तो अगर आप फिस्टुला ट्रैक या पाइल्स या फिशर में अगर सुबह शाम सही से केयर करते हैं, मल त्याग के पहले और मल त्याग के बाद अगर रख रखाव सही से किया जाए तो मैंने देखा है कि दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। और चूंकि इतना अंदर मलद्वार होता है, इतना अंदर ट्रैक होते हैं, वहां पे आप अच्छे से धुलाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके द्वारा इसको आप आराम से इसको अंदर ये रबड़ आराम से है, इसमें हमारे बॉडी को टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, आराम से वो ये ट्यूब चली जाती है और हम वहाँ से इसे हम पिचकारी जैसे अगर मारते हैं तो वहाँ पे जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है वो सब साफ हो जाता है। और चाहे फिस्टुला हो, पाइल्स हो, फिशर हो, उसमें जल्दी से जल्दी हमने देखा है उसमें राहत मिलती है। और जितना ज़्यादा आप भी जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा बनता है या कोई एब्सेस होता है या डीप सीटेड टिश्यू में कोई एब्सेस है, तो अगर हम उसका सही से केयर कर लें तो बॉडी तो हील अपने मन से करती है। बॉडी की हीलिंग पावर तो सेल्फ होती है, बस हमें क्या करना होता है उसका साफ सफाई, उसका रख रखाव, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई अच्छी हो, वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचे, वहाँ पे जो टिश्यूज के आसपास जो भी वहाँ पे एक तरह से कहेंगे जो गार्बेज यानी जो मलबा है, या एक तरह से हम कहेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, जो बायो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो अगर वहाँ से हटता रहेगा तो हमारी बॉडी में हीलिंग ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या करना है, सुबह शाम आपको साफ सफाई करनी है, खूब पैदल चलना है, 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है। जितना ज़्यादा आप पैदल चलोगे आपके हिप वाले एरिया यानी जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी उतना अच्छे से आपका वहाँ पे हीलिंग पावर आ जाएगी बॉडी में। और जो एब्सेस होते हैं या कोई भी जो वहाँ पे अल्सर है, एब्सेस है या कोई भी हो, चाहे ट्रैक हो, वो जल्दी जल्दी हील हो जाते हैं। आप अपना सारा काम करिए, गाड़ी चलाइए, आप अपना जॉब करिए, बैठे रहिए, लेकिन शर्त ये है कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर जब पैदल चलते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा वहाँ पे बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हीलिंग प्रॉपर्टी जो बॉडी की सेल्फ होती है वो अच्छा हो जाती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना फीड दिया, धन्यवाद।